हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी में चैप्टर नंबर 17, निराशावाद का बहकावा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको अगले चैप्टर का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो चलिए बिना वक्त जाए कि हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। निराशावाद का बहकावा। आशावाद बिक्री के लिए किए जाने वाली बातचीत जैसा सुनाई पड़ता है। निराशावाद किसी मदद करने वाले जैसा प्रतीत होता है। ऐसे कारणों की वजह से जिन्हें मैं कभी नहीं समझ पाया, लोग यह मानना पसंद करते हैं कि संसार नर्क की ओर जा रहा है। आशावाद अधिकतर लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि अधिकतर समय अधिकतर लोगों के लिए संसार बेहतर होता जाता है। लेकिन निराशावाद हमारे हृदय में एक खास जगह रखता है। निराशावाद न सिर्फ आशावाद से अधिक सामान्य है, बल्कि यह अधिक समझदारी पूर्ण भी सुनाई देता है। यह बौद्धिक रूप से लुभावना है और इस पर आशावाद से कोई अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, जिसे अक्सर जोखिम और अनभिज्ञ समझा जाता है। आगे जाने से पहले आशावाद को परिभाषित करते हैं। वास्तविक आशावादी यह नहीं मानते कि वह अच्छा ही होगा। आशावाद यह विश्वास है कि समय के साथ अच्छे परिणाम पाने का संयोग अनुपात पक्ष में है, तब भी जब रास्ते में रुकावटें आए। यह साधारण धारणा को लोग सुबह में उठकर पहले से बेहतर उत्पादन बनने की कोशिश करते हैं, न कि उठकर कलेश करने की। यह आशावाद का आधार है। अब हम आशावाद के अधिक समूह भाई निराशावाद के बारे में बात कर सकते हैं। दिसंबर 29, 2008 आधुनिक इतिहास में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब साल खत्म होने को था। विश्व भर में स्टॉक मार्केट ढह चुकी थी और जब ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता, द वॉल स्ट्रीट जर्नल तर्क देते हुए एक लेख प्रकाशित किया, और अभी तो उसमें हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है। उन्होंने मुख्य पृष्ठभूमि प्रोफेसर इगोर पानर की दृष्टि पर एक लेख प्रकाशित किया था। अर्थव्यवस्था के बारे में निराशावादी होने से कोई हर्ज नहीं है, अंतर्वासी होने में भी कोई हर्ज नहीं है। इतिहास ऐसे देशों के उदाहरण से भरा पड़ा है जिन्होंने न सिर्फ मंदी देखी बल्कि विघटन का भी सामना किया। 1940 के दशक अंत में जापान को ही लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय से यह देश हर तरह से टूटा हुआ था। आर्थिक, उद्योग, संस्कृति, सामाजिक रूप से 1946 की भीषण दंड के कारण अकाल पड़ने से भोजन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 800 कैलोरी तक सीमित ही हो रह गया था। निराशावाद आशावाद से अधिक समझदारी पूर्ण और संभव सुनाई पड़ता है। किसी से यह कहकर देखिए कि सब अच्छा हो जाएगा, और वे संभवतः या तो आपको नजर से देखेंगे या फिर शक की नजर से देखेंगे। कि किसी से यह कहकर देखिए कि वे खतरे में हैं, और उनका पूरा ध्यान आपकी ओर होगा। अगर कोई समझदार व्यक्ति मुझसे यह कहे कि एक स्टॉक जो अगले 10 गुना बढ़ने वाला है, तो मैं तुरंत उन्हें बेदुखीपूर्ण करार दूंगा। अगर कोई बेदुखीपूर्ण व्यक्ति मुझसे यह कहे कि जो स्टॉक मेरे पास है वह धराशायी होने वाला है क्योंकि यह कोई लेखांकन धोखाधड़ी है, तो मैं तुरंत समय निकालकर उसे हर शब्द को सुनूंगा। निवेश सूचना पत्र उद्योग यह सालों से जानता है और अब कयामत के ईश्वर दूतों से भरा पड़ा है। ऐसे माहौल में क्रियाशील होने के बावजूद यहाँ स्टॉक मार्केट पिछली सदी में 17,000 गुना ऊपर गया, लाभांश को मिलाकर। जब आप यह समझ पाते हैं कि एक जीवन काल में मनुष्य कितनी प्रगति कर सकते हैं, आर्थिक विकास से लेकर मेडिकल लॉज, स्टॉक मार्केट लाभ और सामाजिक समानता तक, आप सोचेंगे कि आशावाद और निराशावाद से अधिक ध्यान खींचना चाहिए। और फिर भी प्रश्न यह है कि आखिर क्यों, और यह धन के बारे में हमारी सोच कैसे प्रभावित करता है। इस आधार वाक्य को दोहराते हैं कि कोई भी मूर्ख नहीं है। पैसे के मामले में निराशावाद के सम्मोहक होने के ठोस कारण हैं, और वे क्या हैं यह जानने में इसमें मदद मिलती है, और हम उन्हें बहुत दूर तक ले जाएं। यह बात मौसम के लिए लागू नहीं होती। फ्लोरिडा के घिर कर आने वाले कई तूफान 92% अमेरिकियों के सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन अर्थव्यवस्था से घिर कर आने वाली मंदी हर व्यक्ति को प्रभावित करती है, आपको भी। इसलिए ध्यान दीजिए, स्टॉक में 1% की उछाल के बारे में शाम के समाचारों में थोड़ा बहुत कहा जाता है, लेकिन 1% की गिरावट को लाल रंग से लिखे मोटे अक्षरों में दिखाया जाता है। असममित से बचना कठिन है, और जबकि कुछ भी लोग इस बारे में प्रश्न करते हैं या स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों गया, क्या इसे पूरा ऊपर नहीं जाना चाहिए, के लिए जानने के कारण
को लेकर लगभग हमेशा ही स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। क्या निवेशक आर्थिक विकास को लेकर परेशान है? क्या फेड ने फिर से सब खराब कर दिया? क्या राजनेता गलत निर्णय ले रहे हैं? क्या कोई और मुसीबत आने वाली है? अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, तरह की बातें आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। 1929 की महागिरावट जिसने आपकी महामंदी को चिंगारी दी, पूर्व संध्या पर मात्र 2.5% अमेरिकी के पास ही स्टॉक थे, लेकिन अधिकांश अमेरिकियों ने अगर विश्व में नहीं मार्केट के अचंभे के साथ धराशायी होते देखा, यह सोचते हुए कि के भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे फिर कोई वह वकील हो या किसान हो या कोई कार मैकेनिक ही क्यों ना हो। 2008 में पर्यावरणविद लेस्टर ब्राउन ने लिखा, 2030 तक चीन को प्रतिदिन 98 बैरल तेल की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 85 बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादन कर रहा है, इससे अधिक शायद कभी नहीं कर पाएगा। इस तरह चले जाएंगे विश्व के तेल भंडार। ये ठीक कह रहे थे। उस परिदृश्य में विश्व में तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करते। 2008 में तेल का मूल्य आसमान छूने लगा क्योंकि बढ़ती मांग अधिकांश रूप से चीन के संभावित उत्पादन तक पहुंच गई। तेल का एक बैरल 2001 में $20 में बिकता था और 2008 में $138 का हो गया। नए मूल्य का मतलब था कि तेल की खुदाई जमीन से सोना निकालने के समान थी। तेल के उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि नाटकीय रूप से बदली गई। $20 प्रति बैरल के मूल्य में जो तेल आपूर्ति मेहनत के लायक नहीं थे। तेल बेचने की कीमत खुदाई के खर्च को पूरा नहीं करती। अब आजीवन बेनोंजा बन गया चूंकि इसे $138 में बेचा जा सकता था। 2008 में तेल के रुझान का करते हुए किसी निराशावादी को जाहिर तौर पर स्थिति काफी खराब लगती थी। किसी यथार्थवादी के लिए जो समझता कि आशावाद सभी आविष्कारों को जाननी है, यह कम डरावना रह जाता है। बहुत सी रात्रि परिपूर्यरत दुखद घटनाएं हैं, लेकिन शायद ही कोई रात्रि परिपूर्यरत चमत्कार हुए हों। जनवरी 5, 1889 में ट्रेडा फ्री प्रेस ने मनुष्य की चिड़िया की तरह उड़ने हमेशा के सपने के चकनाचूर ही कर दिया हो। विमान समाचार पत्र ने लिखा, असंभवतः प्रति एक उड़ने वाली मशीन का न्यूनतम संभव वजन, आवश्यकता ईंधन और इंजीनियर सहित 300 से 400 पाउंड से कम नहीं हो सकता, लेकिन वजन की एक निचली सीमा है जो निश्चित रूप से 50 पाउंड से अधिक नहीं है। के आगे किसी भी जीव के लिए उड़ना असंभव है। प्रकृति इस सीमा पर पहुंच चुकी है और अपने अधिकतम प्रयास के बाद भी इससे आगे नहीं जा सकती। 6 महीने बाद ओरिवल राइट के घर के पिछवाड़े ने अपने भाई विलंबर के प्रिंटर्स के बारे में बनाने की मदद करते हुए कहा, स्कूल छोड़ दिया जाए और यह भाइयों का पहला संयुक्त आविष्कार था। यदि आपको 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों की सूची बनानी है तो विमान कम से कम शीर्ष 5 में होगा। अगर नंबर 1 पर ना हो तो एक विमान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने विश्व युद्ध शुरू किए, इनसे विश्व युद्ध खत्म भी किए। इसने शहरों को गांवों, समुद्रों के देशों के बीच में फसलें तय करते हुए विश्व को जोड़ दिया। लेकिन पहला विमान बनाने की राइट ब्रदर्स की कहानी एक दिलचस्प मोड़ था। उनके उड़ान पर सफलता प्राप्त करने के बाद किसी ने भी अधिकतम ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी कोई खास परवाह नहीं की। अब जरा सा इस धीमी कई वर्षों तक विमान के बारे में आशावान होने की जागृति की तुलना इससे कीजिए कि लोग कितना जल्दी निराशावाद के चालकों की बातों में आ जाते हैं, जैसे कोई कॉर्पोरेट दिवालियापन या कोई बड़ा युद्ध या कोई विमान दुर्घटना। विकास कंपाउंडिंग द्वारा संचालित है। हमारे विनाश असफलता के एकल बिंदुओं को संचालित होता है जो कुछ ही क्षणों में हो सकता है और आत्मविश्वास का जाना एक ही पल में हो सकता है। औषधि की प्रगति को ही देखिए, बीते साल पर नजर डालने से कुछ खास नहीं होगा, किसी एक दशक से भी कुछ नहीं होगा। पिछले 50 वर्षों पर नजर डालने से आपको कुछ असाधारण दिखाई देगा। उदाहरण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के अनुसार 1965 में अब तक हृदय रोग के कारण आयु समायोजित प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु की दर 70% से अधिक की गिरावट आई। हृदय रोग के कारण मृत्यु में 70% की कमी हर वर्ष लगभग आधे मिलियन अमेरिकियों की जान जा सकती है। कल्पना कीजिए कि एटलांटा की जनसंख्या को हर वर्ष बचा लिया जाए, क्योंकि प्रगति बहुत
धीरे धीरे हुई यह उतना ध्यान आकर्षित नहीं करती जितना तेजी से होने वाले विनाश और आतंकवाद, विमान दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाएं। हरिकेन कैटरीना सप्ताह में 5 बार आ सकती है और हर सप्ताह कल्पना कीजिए कि कितनी तुर्कियां बटोरेंगे और यह पिछले 50 वर्षों से हृदय रोग में कमी बचाई जाने वाली संख्या का ऑफसेट नहीं करेगा। यह व्यवसाय में भी लागू होता है। यह समझने में वर्षों लग जाते हैं कि कोई भी उत्पाद या कंपनी कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन असफलताएं रातों रात में हो जाती हैं। और स्टॉक मार्केट में जहां 6 महीने में हुई 40% कांग्रेस की जांच का कारण बन जाती है, लेकिन 6 वर्षों के अंतराल में 140 लाभ वस्तुतः अनदेखा रह जाता है। निराशावाद का छोटा घाव प्रबल बना रहता है और आशावाद का मजबूत खिंचाव अनदेखा रह जाता है। यह इस किताब से पहले दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करता है। निवेश में आपको सफलता के मूल्य को पहचानना आवश्यक है। 2004 में न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन हॉकिंग को साक्षात्कार किया वह वैज्ञानिक जिनकी लाइलाज मोटर न्यूरॉन बीमारी ने 21 वर्ष की आयु में उन्हें पक्षाघात से ग्रस्त और बोलने में असमर्थ कर दिया था। चीजों के बहुत अच्छे होने की उम्मीद रखने का मतलब है एक सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य जो नीरस प्रतीत होता है। निराशावाद उम्मीदें घटा देता है, जिससे असंभव परिणामों और उन परिणामों के बीच का अंतराल घट जाता है जिनके बारे में आप अच्छा अनुभव करते हैं, और शायद इसलिए यह इतना लुभावना होता है। चीजों का खराब होने की अपेक्षा करना उनके खराब न होने पर सुखद रूप से आश्चर्यचकित होने का सबसे अच्छा तरीका है। जो विडंबना आशावादी होने की बात है, यह कहानियों के बारे में संक्षिप्त कहानी है। जब आप कुछ भी मान लेंगे, यह हम पढ़ेंगे कल, यानी कि चैप्टर नंबर 18 में। जब आप कुछ भी मान लेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज